हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम यहाँ पर हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुक्स लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम हुक्स लॉ की बात करें, ठीक है, किस लॉ की बात करने जा रहे हैं? हुक्स लॉ की। तो according to this law, within the elastic limit, stress is proportional to the strain। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम हुक्स लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। अब इलास्टिक लिमिट क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसका नाम क्या है, ए बी वायर है, ठीक है। इसके ए सिरे को हमने कहीं से हैंग किया है और बी पर हम इस पे मास क्या करते जा रहे हैं, हैंग करते जा रहे हैं। बी सिरे पर हम मास हैंग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मास मान लेते हैं, पहले हमने इस पे मास लगाया, वो कितने का, मान लो 5 किलोग्राम का मास हमने हैंग किया, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, जिसमें हमने 5 किलोग्राम का मास हैंग किया। तो 5 किलोग्राम के मास हैंग करने पर इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। फिर हमने इस पर और भी मास क्या किया, हैंग किया। तो 5 किलोग्राम के अलावा मैंने इस पर 7 किलोग्राम का मास हैंग किया और इसकी लेंथ और बढ़ी, ठीक है। मैंने इस पर कितना कर दिया, 8 किलोग्राम का मास इस पे हैंग किया, ठीक है। तो इसकी वेट, इसकी लेंथ और बढ़ गई। लेकिन ऐसे ही अगर हम इस पे फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो वायर है वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्या कर देगा, खो देगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5 किलोग्राम वेट लगाने पर इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अगर 5 किलोग्राम हम हटा लेते थे तो ये फिर से अपनी लेंथ को रिगेन कर लेता था, ठीक है। 7 किलोग्राम का लगाने पर भी और हटा लेने पर तो अपने लेंथ को क्या कर रहा है, रिगेन कर रहा है। 8 किलोग्राम वेट रखने के बाद अगर हम उसको 8 किलोग्राम इसका जो है वो हम हटा दें तो ऐसे समय में वो फिर से अपने लेंथ को रिगेन कर ले रहा है। तो अभी वो अपने किसमें लिमिट में है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में, यानी कि अपने जो लेंथ है ओरिजिनल जो उसका डायमेंशन था उसको वो फिर से क्या कर रहा है, रिगेन कर रहा है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जिसको क्रॉस करने के बाद वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, अपने डायमेंशन को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं आफ्टर इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट के बाद। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया हुक्स लॉ में। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, समझिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हुक्स लॉ में बोला गया है इलास्टिक प्रॉपर्टी की जो शो करते हैं जितने भी मटेरियल्स वो हमेशा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ही, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ही क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit, stress is proportional to, stress is directly proportional to, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. According to this law, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. यानी कि strain और stress में कैसा संबंध है, directly proportional है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, stress directly proportional strain। और जब भी कभी proportionality का साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जैसे हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। और अगर हम ई को लिखना चाहें तो यहाँ से लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, ई का नाम देते हैं। तो ई क्या है, इसे हम कहते हैं वेयर ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस को अगर हम डायरेक्टली स्ट्रेन की करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम इस कांस्टेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, चलिए देखते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, its value depend upon the nature of material of the body, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द बॉडी के, ऑफ द बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड द मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड, एंड द मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड, और ऐसे मैनर में जिसमें बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, यानी कि किस पे इंडिपेंडेंट होती है, वो है डायमेंशंस ऑफ द बॉडी पे। इंडिपेंडेंट ऑफ द dimensions of the body, value independent of the dimensions of the body। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं ये मेनली कितने, 3 हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या जिसे कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। अगला है बल्क मॉडुलस, और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो हुक्स लॉ तो आपको क्लियर हो गया, ऊपर जो लिखा है यहीं पे। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है और वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो ये कितने हैं, 3 हैं, 3। और वो कौन कौन से हैं, यंग्स मॉडुलस, दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस, और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, और जनरली हम इसे y से डिनोट करते हैं, इसे बीटा से, और इसे ईटा से डिनोट किया जाता है। इसे हम कहते हैं
वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस अपॉन क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन का नाम देते हैं, और यहीं पे इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन का नाम देते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन का नाम देते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वो है यंग्स मॉडुलस के बारे में, फिर आगे इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही हम क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं। इसे जनरली हम नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द, अगर हम देखें तो इनमें से जो यंग्स मॉडुलस है इनको डिफाइन करने का फॉर्म मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस या longitudinal stress to the longitudinal strain within the limit of elasticity या within the elastic limit of the matter is known as, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं, ठीक है। और इसे हम जनरली किससे नोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वर्ड तब लगता है जब हमारे पास कोई सॉलिड चीज हो। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर हम देखेंगे तो मान लें हमारे पास एक वायर है, उस वायर में हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने पर उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई, और इनिशियली लेंथ कितनी थी, L थी, लेकिन बाद में L प्लस कितना हो गया, डेल्टा L हो गया। या मान लेते हैं उसमें जो चेंजेज है वो स्मॉल l के बराबर है, तो पहले L था, अब उसमें कितना आ गया, L प्लस स्मॉल l के बराबर यहाँ पे चेंज आता है। तो जब भी कभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये हो गया, और होल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ, स्मॉल l, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल L के बराबर। तो ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला, और इसको जब आप सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये L ऊपर जाएगा, F इंटू एल अपॉन ए इंटू स्मॉल, F इंटू एल अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे सपोज दैट किसी वेट को हैंग करते हैं, तो फोर्स यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो उसके वेट के बराबर लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पर हमने कोई वेट हैंग किया है और इसका वेट कितना है, mg के बराबर है, यानी कि इसका वेट कितना होगा, mg है, मास कितना है, m है, ठीक है। तो ऐसे समय में इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, और लेंथ इंक्रीज करने के बाद मान लेते हैं वायर का रेडियस कितना है, यहाँ पे क्या है, रेडियस r है। तो ऐसे समय में ध्यान से देखिएगा, मान लो सपोज दैट हमने किसी वायर को हैंग किया है किसी बेस से, और बेस से हैंग करने पर यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वो कितनी है, यहाँ पे वो मान लेते हैं बेस से हैंग करने पर जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर कितनी है, वो है, मान लेते हैं उसकी लेंथ कितनी है, ये कैपिटल L है, ठीक है। ये मान लेते हैं पूरी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है, ठीक है। अभी इनिशियल लेंथ है, इस पर हमने किसी प्रकार का वेट या कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो वेट या फोर्स अप्लाई अभी नहीं करने पर इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। लेकिन जैसे ही हम इस पर कोई मास अप्लाई करते हैं, तो मास अप्लाई करने पर इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, और ये कितना हो गया, mg के बराबर, जितना हम इसमें मास अप्लाई करेंगे। तो ये इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इनिशियली मान लेते हैं कितना है, L था, अब इसमें क्या हो गया, L प्लस स्मॉल l, कुछ लेंथ इंक्रीमेंट हुआ। रेडियस मान लेते हैं इसकी, एरिया कितनी है, एरिया मान लेते हैं इसकी स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। तो स्मॉल r के बराबर अगर इसकी रेडियस है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स की जगह लिखेंगे m इंटू जी, l पहले से था, एरिया की जगह पाई r स्क्वायर स्मॉल l भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता है वो आता है y इक्वल टू mgl पाई r स्क्वायर l के बराबर इसकी वैल्यू आती है, mgl पाई r स्क्वायर l के बराबर आती है, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, जो वेट हमने इस पर हैंग किया है, तो मान लेते हैं हमने इस पर कितना वेट हैंग किया, सपोज दैट
ये हुआ मास m, इसका वेट कितना होगा mg, ठीक है। तो ये जो वेट हमने इस पे हैंग किया है, मास इसका है, तो ये मास है, हैंगिंग मास है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कैपिटल L क्या है, इनिशियल लेंथ है, स्मॉल l क्या है, चेंज इन लेंथ है, r क्या है, रेडियस ऑफ द यहाँ पे वायर है या रेडियस ऑफ द थ्रेड है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी के साथ साथ यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड अब ये टॉपिक समाप्त होता है। साथ ही साथ अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है, वो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ये तो बात हो गई यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट है वो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। एक वायर को स्ट्रेच करने पर उस पर कितना वर्क डन आता है उसे हम कहते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। क्योंकि यंग्स मॉडुलस चल रहा है इसलिए यंग्स मॉडुलस के लिए हम वर्क डन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वायर को स्ट्रेच करना वो यंग्स मॉडुलस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अभी क्या चल रहा है आपका, यंग्स मॉडुलस चल रहा है, ठीक है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर हेडिंग है। इन स्ट्रेचिंग अ वायर, जैसा कि आपको पता है कि अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और इनिशियली अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंथ मान लेते हैं इसकी कितनी है, कैपिटल L के बराबर है। सपोज दैट यहाँ पे एक वायर है और उस वायर पर आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पर उस पर जो इंक्रीमेंट हुआ, इसको मान लो हमने किसी बेस से क्या किया, हैंग किया है, इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं, वेक्टर फोर्स, जो कि कहाँ है, नीचे की तरफ है। और जो F है वो उसकी वैल्यू कितनी है, mg के बराबर है, सपोज दैट, ठीक है। और ऐसे समय में यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इंक्रीमेंट हुआ, और वो इंक्रीमेंट जो होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, इनिशियल इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है, बाद में इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, L प्लस स्मॉल l हो जाता है, ठीक है। बाद में इसकी लेंथ कितनी होगी, L प्लस स्मॉल l के बराबर हो जाती है, ठीक है। और ये कब होता है, जब आप इस पर mg फोर्स अप्लाई करते हो, इनिशियली नहीं, अभी मान लेते हैं बाद में हमने इस पर mg फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो चलिए देखिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। अब यहाँ पे L प्लस L ना लेकर के मान लेते हैं इंक्रीमेंट कितने का है, x का है, तो L प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है, ये हुआ इंक्रीमेंट, कितना हुआ, x का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू वो हम लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वैसे हम लिखेंगे F अपॉन A अपॉन x अपॉन L। तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू जी, ये आपका ऊपर जाएगा L अपॉन पाई आर स्क्वायर, एक्स के बराबर वैल्यू आएगी, y इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, या फिर हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fl अपॉन ax भी लिख सकते हैं, ठीक है। fl अपॉन ax भी लिख सकते थे। यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकालिए तो F इक्वल टू आ जाएगा y इंटू ए अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, x। ये फोर्स की वैल्यू आएगी। हमने क्या किया है, फोर्स निकालने के लिए बाकी चीज़ों को एक साइड भेज दिया है, तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू y इंटू ए अपॉन एल इंटू क्या मिला, x मिला। तो जनरली आपको पता है वर्क डन का फार्मूला, और वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, dx, मान लेते हैं छोटी दूरी है तो dw इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो फोर्स की जगह वैल्यू आप पुट करेंगे तो मिलेगा y a अपॉन एल इंटू एक्स इंटू क्या मिलेगा, dx, ये आपको मिलेगा फोर्स की वैल्यू। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे लेंथ इंक्रीमेंट कितना है, 0, और 0 से कितना इंक्रीज करता है, स्मॉल l, सपोज दैट, ठीक है। तो ऐसे समय में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्मॉल l के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, 0 से स्मॉल l,
ठीक है, और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो ऐसे समय में वर्क डन यहाँ पे W मिलेगा और कुछ जो चीज़ें कांस्टेंट है वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है? YAL यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। YAL यहाँ पे कांस्टेंट है, तो YA/L कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया। अंदर यहाँ पे मिलेगा x²/2 की पावर 0 से कहाँ तक? लिमिट 0 से L तक। जब भी कभी हम x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है x की पावर n+1/n+1 आता है, तो यहाँ पे 1+1 कितना हो जाएगा? 2, और नीचे भी 1+1 2 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से YA/L हायर लिमिट रखेंगे तो L²/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको W की वैल्यू मिली, वो मिली ½ YAL² के बराबर ये वर्क डन आपको मिलता है। कितना मिलता है? ½ YAL²/L, जो कि क्या हो जाएगा? इस वायर में वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि यही क्या होगा? वर्क डन है इन स्ट्रेचिंग a wire, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। कितना आया? ½ YA/L का स्क्वायर/ L के बराबर यहाँ पे वैल्यू आती है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, अभी तक तो आपने क्या पढ़ा? वर्क डन पढ़ा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर इतना आता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है। तो जो एनर्जी आपने अभी भी यहाँ पे देखा, जो वर्क डन देखा, यही वर्क डन उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड यहाँ से कैसे निकालोगे आप? एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। इसे कैसे लिखोगे आप? U इक्वल टू 1/2 YAL²/L। U इक्वल टू 1/2 YAL²/L। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन वायर की वैल्यू। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 F इंटू L के फॉर्म में, 1/2 F इंटू L के फॉर्म में, क्योंकि F का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? YAL/L के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता है, चूंकि F बराबर क्या होता है? YAL/L के बराबर होता है। तो इतने पोर्शन में YAL/L की जगह फोर्स इंटू L के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, यानी कि जो वर्क डन है वही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर निकालना चाहें, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, यानी कि वायर के एकांक आयतन में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जितनी एनर्जी आप देख रहे हैं U इक्वल टू 1/2 FL, उसमें वॉल्यूम से आप डिवाइड करेंगे 1/2, ये U इक्वल टू है 1/2 F इंटू L, और इसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ से 1/2 F इंटू L पहले से था, एरिया इंटू लेंथ से हम क्या कर देंगे? एरिया इंटू लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि F/A मतलब हो गया स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस, और L/L का मतलब हो गया स्ट्रेन। 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको 1/2 Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हुआ पर यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, और यहाँ पे दूसरी चीज ये था एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, और ये था एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा और आपको मेन फार्मूला मिलेगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और साथ ही साथ 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। और अगर आप इसको स्ट्रेस फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/2 नीचे वाई होगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 1/2 नीचे y है इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 y स्ट्रेस का स्क्वायर। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ अगला है टॉपिक जिसे हम कहते हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ वायर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेकिंग ऑफ वायर। ये तो था वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेकिंग ऑफ वायर। तो कोई भी वायर ब्रेक कब करता है? जब वो इलास्टिक लिमिट को खो चुका होता है। ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, वहां से ब्रेक करता है। जैसे कि हम किसी वायर पर मास को हैंग कराते जाएं और हैंग कराते कराते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वायर बीच से पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ वो उस पर और भी अगर हम मास हैंग करा दें तो बीच से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ वायर का नाम देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वायर। तो चलिए देखते हैं। ब्रेकिंग ऑफ वायर, when the wire is loaded beyond the elastic limit, ठीक है, when the wire is loaded beyond the elastic limit, then ऐसे समय क्या होगा, स्ट्रेन जो है वो बहुत ही तेजी से क्या करता है, इंक्रीज करता है। देन स्ट्रेन इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली, देन स्ट्रेन इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली, यानी कि बहुत ही तेजी से क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसी के साथ साथ द मैक्सिमम स्ट्रेस विच द वायर बिगिंस टू फ्लो, आफ्टर विच द वायर बिगिंस टू फ्लो एंड ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, या फिर हम उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच the wire begins to flow, after which the wire begin to flow, यानी कि begin to flow का मतलब होता है कि अपनी इलास्टिक लिमिट को खो देता है and breaks is known as breaking stress is known as breaking stress, ORR। इसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। इसमें ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके बाद अगर हम उस पर और भी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें या फोर्स अप्लाई करें तो वायर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो ब्रेक हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम देते हैं।
और इसी के साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं, द फोर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ विद द वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड द ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वायर ब्रेक कर जाता है। द फोर्स आफ्टर अप्लाइंग बाय एप्लीकेशन ऑफ विच, by application of which wire breaks is known as braking force, is known as braking force। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग फोर्स का नाम देते हैं, is known as braking force, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि वायर के क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या फिर इसे हम ब्रेकिंग फोर्स बराबर लिख सकते हैं P इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू P इंटू ए, जहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। P को हम क्या जानते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा द मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस ब्रेकिंग स्ट्रेस के डिपेंडेंसी के बारे में, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक आपने ब्रेकिंग फोर्स पढ़ा और ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा। फॉर्मूला ब्रेकिंग फोर्स का P इंटू ए मिला। P को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम देते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस is constant for a given material, ठीक है। किसी भी गिवन मटेरियल के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, P, ये क्या होता है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ वायर, एंड इट डज नॉट depend upon the dimensions of wire, यानी कि लेंथ और इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ना तो इसके साइज पर डिपेंड करता है और ना इसके थिकनेस या लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेकिंग ऑफ वायर से रिलेटेड टॉपिक का के बारे में। नेक्स्ट है आपका, और वो है कि अगर हम देखें तो सो दैट सेफ्टी फैक्टर, यानी कि अगर सेफ्टी फैक्टर की बात करें तो ब्रेकिंग स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेन स्ट्रेस का लार्ज वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर की बात करें, सेफ्टी फैक्टर, तो सेफ्टी फैक्टर इक्वल होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। ये जो है सेफ्टी फैक्टर में हैव लार्ज वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, लार्ज वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। लार्ज वैल्यू होगी तो इससे जो वायर है वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला है वो है बल्क मॉडुलस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बल्क मॉडुलस। तो इससे, इस टॉपिक से, ब्रेकिंग ऑफ वायर से समझ में ये आता है कि हमेशा वायर का एक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट, जिसके अंदर
वायर ब्रेक नहीं होता है, लेकिन एक मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस लगा दें तो वायर ब्रेक हो जाता है। उस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं या ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम देते हैं। और इसके बाद जो फोर्स लगाने पर ब्रेक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स का नाम देते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, P इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका बल्क मॉडुलस। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। तो जो बल्क मॉडुलस है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बीटा बराबर वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन का नाम देते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इसे हम प्रेशर से डिनोट करते हैं। माइनस है, सपोज दैट आपके पास ये मान लेते हैं वॉल्यूम कितना था, V था, और इस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने पर अब जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया है। अब ये मान लेते हैं इनिशियली वॉल्यूम कितना था, V था, लेकिन जब हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया था हर तरफ से तो इसका वॉल्यूम घट करके V माइनस अब कितना हो गया, डेल्टा V। यानी कि इनिशियली वॉल्यूम V था लेकिन बाद में इसका वॉल्यूम डेल्टा V कम हो जाता है। तो वॉल्यूम जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर होगा, जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है। ठीक है, और यहीं पे वॉल्यूम जो स्ट्रेन है इसको हम डेल्टा V अपॉन V के फॉर्म में लिखेंगे। ये ऊपर जाएगा माइनस PV अपॉन डेल्टा V। ये फार्मूला होता है किसका, बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है। ठीक है, P का मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, V का मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा V का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जब भी कभी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ऐसे समय में वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहीं पे अगला है इसी के अंदर वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो अगर कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करें तो जनरली इसे हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, C से। और C इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, 1 अपॉन बीटा, यानी कि बल्क मॉडुलस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से डेल्टा V अपॉन PV के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में, यहाँ पे आपके बल्क मॉडुलस के बारे में। नेक्स्ट है आपका जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नाम देते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नाम देते हैं। इन सबकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और आपका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इन सबकी यूनिट स्ट्रेस की यूनिट के बराबर होती है। रीजन क्या है, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो स्ट्रेस की सिर्फ यूनिट रखेंगे तो आपको इलास्टिसिटी की यूनिट भी मिल जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला है तो वो है शियरिंग, सॉरी यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगला है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो ऐसे समय में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, विद इन द लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, और इसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे बताया जाता है। तो ये ईटा इक्वल टू होगा यहाँ पे वो है कितना, ध्यान रखिएगा, ईटा इक्वल टू होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन, इसे हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन, या फिर इसे हम शियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ईटा से डिनोट करते हैं। और ईटा को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का
नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते किसे हैं। ठीक है, इसके लिए सपोज दैट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे ये है आपका एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऐसे समय में मान लेते हैं कि इस पर हमने एक टेंजेंशियल फोर्स, ऊपरी सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, जिसको F से डिनोट करें। ऊपरी सरफेस पर अगर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है तो ये क्या होगा आपका, कुछ एंगल शिफ्ट होगा इधर से भी, ये कुछ एंगल क्या होगा, शिफ्ट होगा। कुछ एंगल शिफ्ट होने पर ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऐसा करने पर, कुछ एंगल शिफ्ट होने पर ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, फाई है। मान लेते हैं एंगल कितना फाई है, और ऐसे समय में जो शिफ्टिंग है ऊपर के फेसेस का वो कितना है, वो है स्मॉल एक्स है। इस समय शिफ्टिंग कितना है, स्मॉल एक्स के बराबर है। और इसी के साथ साथ ये एंगल कितना फाई है, ऊपरी सरफेस पर आपने जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है वो कितना है, एफ के बराबर है। तो ईटा की वैल्यू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन है। टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है एफ अपॉन ए। शियरिंग स्ट्रेस कितना है, शियरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये कितना हो गया, एफ अपॉन ए के बराबर, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है। ठीक है, यहीं पे अगर शियरिंग स्ट्रेन की बात करें तो शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू, यानी कि जैसे हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंगल में जो चेंजेज आते हैं, ये जो एंगल पहले इतना था अब यहाँ से इतना एंगल शिफ्ट हो गया, कि इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस का नाम देते हैं। शियरिंग का मतलब होता है कि एक बेस मैंने फिक्स कर दिया है और उस बेस, सपोज दैट आपके पास एक डिब्बा है जो कि क्यूब लाइक है, उसके नीचे के बेस को आपने फेविक्विक लगा के, गम लगा के आपने सरफेस पे रख दिया और ऊपरी सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डिब्बे का जो नीचे का पोर्शन है वो तो वहीं रहेगा, लेकिन बाकी के जो साइड इधर उधर और ऊपर के साइड्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना एंगल शिफ्ट होता है उसी को हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन का नाम देते हैं। जैसे फाई से नोट करते हैं तो फाई इक्वल टू होता है एक्स अपॉन एल। मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, तो यहाँ से एक्स अपॉन एल के बराबर होगा। तो यहाँ से ईटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल, एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल। ठीक है, और इसे हम एक्स अपॉन एल को फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू फाई आ जाता है। ठीक है, इसे हम क्या डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए इंटू फाई की वैल्यू रख दी। तो ईटा इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन ए इंटू फाई। और ऐसे समय में ओनली सॉलिड्स कैन एक्सिबिट a shearing as these have definite shape। ठीक है, यानी कि सॉलिड्स में ही सिर्फ ऐसा होता है। तो ये था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट है आपका, वो है पॉइजन्स रेशियो। अगला है वो है पॉइसन रेशियो, जैसे हम पॉइसन अनुपात भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पॉइजन या पॉइसन रेशियो का नाम देते हैं। चलिए बताते हैं। पॉइसन्स रेशियो, तो सपोज दैट यहाँ पर एक वायर है जिसको हमने क्या किया है, एक बेस से क्या कराया है, हैंग कराया है। तो इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर के बराबर है। लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो कैपिटल एल है, और रेडियस इसकी कितनी है, स्मॉल आर के बराबर है। लेकिन जब भी कभी हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने पर इसका लेंथ भी बढ़ेगा और इसका रेडियस भी कुछ कम होगा। तो सपोज दैट पहले इसकी लेंथ कुछ एल थी, लेकिन जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं
तो SSMMs की लेंथ L प्लस डेल्टा एल होगी। मान लेते हैं इनिशियली जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा एल के बराबर हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ जो रेडियस घटी वो r माइनस डेल्टा आर, ये इसकी रेडियस में कमी हुई, ठीक है। लेंथ कितना बढ़ा, L प्लस डेल्टा एल, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस आई वो कितनी आ गई, यहाँ पे r माइनस डेल्टा आर के बराबर यहाँ पे रेडियस मिलता है। तो ये हो गया इसका लेंथ और रेडियस हो गया r माइनस डेल्टा आर के बराबर। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे समय में जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात होता है। किसका होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात होता है। ध्यान से सुनना, जब भी कभी लैटरल स्ट्रेन की बात करेंगे तो लैटरल स्ट्रेन का मतलब होता है कि साइड में जो चेंजेज आते हैं, साइड में, मतलब जब भी कभी हमने इसको खींचा, वायर को खींचा, तो साइड पे भी फोर्स लगा, एक इधर से और एक इधर से, इस फोर्स ने इसकी रेडियस को कम किया, तो रेडियस कितना कम हुआ, डेल्टा आर। तो लैटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन स्मॉल आर। इनिशियली कितना था, स्मॉल आर के बराबर था, और कितना चेंज हुआ, डेल्टा आर, और साइन कैसा रखेंगे, माइनस। रीजन क्या है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम अगला देखें वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हमेशा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो फोर्स के डायरेक्शन में जब भी कभी देखेंगे तो लेंथ इंक्रीज किया है, तो कितना लेंथ इंक्रीज किया, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इन्हीं दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, पॉइसन्स रेशियो का नाम देते हैं। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, पॉइसन्स रेशियो का नाम देते हैं। तो यहाँ से पॉइसन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू हो गया वो है रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन to longitudinal strain. Lateral strain to longitudinal strain is known as Poisson's ratio, और इसे हम माइनस डेल्टा आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल के फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस डेल्टा आर एल अपॉन स्मॉल आर इंटू डेल्टा एल, आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस डेल्टा आर अपॉन एल, और इसी के साथ साथ r इंटू डेल्टा एल का फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ r की जगह आप एरिया भी दिखा सकते हैं। सपोज दैट इसकी एरिया कितनी थी, a थी, बाद में इसकी एरिया a माइनस डेल्टा a हो गई, ठीक है, एरिया कुछ डिक्रीज कर गए, तो ये भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसकी डायमीटर को भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो पॉइसन्स रेशियो कैसी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, और यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेन और स्ट्रेन का रेशियो है और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉइसन्स रेशियो, तो आप बोलोगे लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइसन्स रेशियो का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस के बारे में पढ़ लें हम लोग। कौन कौन से रिलेशंस किसके किसके बीच में आते हैं। रिलेशन बिटवीन वाई, बीटा, ईटा और सिग्मा। यंग्स तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइसन्स रेशियो में रिलेशन कैसे निकलेगा। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ईटा और सिग्मा, ठीक है, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन। y इक्वल टू, पहला है y इक्वल टू 3 बीटा 1 माइनस 3 बीटा 1 माइनस 2 सिग्मा, 1 माइनस 2 सिग्मा, ये y और बीटा और सिग्मा में रिलेशन है। अगला है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, ये y ईटा और सिग्मा में रिलेशन है। साथ ही साथ अगर हम y की बात करें तो k यानी कि बीटा और ईटा में रिलेशन क्या होगा, वो होगा 9 बीटा ईटा, 9 बीटा ईटा अपॉन 3 बीटा प्लस ईटा। ये भी फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला आप नोट करते चलिए ताकि क्वेश्चन में अगर आपको बीटा और सिग्मा दिया हो तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो y इक्वल टू 9 बीटा ईटा अपॉन 3 बीटा प्लस ईटा, साथ ही साथ सिग्मा का भी एक फॉर्मूला है, वो है 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपॉन 3 बीटा माइनस 2 ईटा अपॉन 6 बीटा प्लस 2 ईटा, 6 बीटा प्लस 2 ईटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आप याद रखें। इन 4 फार्मूले से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा, क्योंकि आपको पता है कि बीटा का मतलब y का मतलब यंग्स मॉडुलस है, बीटा का मतलब यहाँ पे बल्क मॉडुलस या वॉल्यूम मॉडुलस बोलते हैं इसको। ठीक है, और साथ ही ईटा का मतलब यहाँ पे हुआ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा का मतलब है पॉइसंस रेशियो का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका, वो है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है इस इलास्टिसिटी टॉपिक के अंतर्गत, वो है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज के, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा आर। सपोज दैट उसके डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई मटेरियल है जिसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे स्मॉल एल है, इनके एटम्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, मान लेते हैं आर नॉट है। एटम्स के बीच की दूरी कितनी है, आर नॉट है। हर एक एटम के बीच की दूरी कितनी है, आर नॉट के बराबर है। ठीक है, 2 एटम के बीच की दूरी। लेकिन जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो लेंथ पहले L था, अब कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L के बराबर होगा। और L प्लस डेल्टा L के साथ साथ इसके एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो अब हो गई R प्लस डेल्टा R के बराबर। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और डिस्टेंस इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया, डेल्टा R। तो वही यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि जनरली इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा R के बराबर हो गया। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब भी कभी हम हटाएंगे तो यहाँ पे के साइन आता है, के इंटू डेल्टा आर। तो के इक्वल टू क्या मिला, एफ अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, और इसी के को हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। और ये वैल्यू हमेशा कैसी आती है, नेगेटिव में आती है। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू है इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, फोर्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स टू दैट ऑफ चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसे हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स टू द चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, to the change in interatomic distance. The ratio of interatomic force to the change in interatomic distance is defined as the interatomic force constant। इसे हम क्या कहते हैं, interatomic force constant का नाम देते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपको मिला k इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, और अगर हम इसे अलग फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। k इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ वायर है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्टेंस
नॉर्मल डिस्टेंस, जो कि ओरिजिनल डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और y को आप जानते ही हो, इसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं, इसे हम यंग्स मॉडुलस का नाम देते हैं। तो k इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट के बराबर होता है। क्लियर? तो ये था आपका इलास्टिसिटी का टॉपिक, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने आपको सारी डिटेल्स और सारी जानकारी दे दी, ठीक है। इसी के साथ साथ इलास्टिसिटी का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।